देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज पूरा देश गमजदा है। आज पूरा देश दुखी है। भारत के इतिहास में सबसे बड़े विमान हादसों में से एक हादसा आज हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई, वो दीवार से टकराई और जो रिहायशी इलाका है, जो रेजिडेंशियल क्षेत्र है, जहां पर एमबीबीएस के छात्र हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, वहां जाकर वो गिरा। प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोगों के मारे जाने की खबर आई। हालांकि कुछ देर बाद बताया गया कि शायद एक शख्स जिंदा है। 240 लोग लगभग बेहद दुखद हादसे में मारे गए, इसकी खबर आई। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाके में भी नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आईएमए ने बताया कि कुछ डॉक्टर मिसिंग हैं और 3 डॉक्टरों की मौत की खबर भी आई है। भीषण रूप से लोग जले हुए, झुलसी हुई बॉडी वहां पर दिखाई दी। विमान गिरा और ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि उसकी लपटें, उसका धुआं कई किलोमीटर तक देखा गया। इस भीषण हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो 240 लोग मारे गए हैं, उनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 169 भारतीय नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई थे। 230 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर उसमें मौजूद थे। बोइंग 787, जो दुनिया के अत्यधिक उन्नत विमानों में से एक माना जाता है, वो एक बड़े हादसे का शिकार हुआ है। 1:38 पर प्लेन होता है और 1:40 पर वो क्रैश हो जाता है। जो मिड डे वार्निंग दी गई थी, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो कुछ हुआ उसे असामान्य कहा जा रहा है, लेकिन जो हुआ वो बेहद दुखद है। अब सिक्योरिटी ऑडिट से लेकर बहुत सारे सवाल जाहिर सी बात है उठेंगे। जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें भारत की छवि अब कैसी रहेगी, इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे के बाद अब इसकी जांच कहां तक पहुंचेगी, ये हादसा आखिर हुआ क्यों, क्या आशंका है, क्या संभावनाएं हैं, आखिर क्या हुआ होगा। बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आए हैं। कोई अपनी परिवार से मिलके लंदन वापस जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहा था। गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, वो भी इस जहाज में सफर कर रहे थे। सीआर पाटिल ने कुछ देर पहले उनके भी दुखद निधन की जानकारी दी है। चर्चा करेंगे आज कई खास ऐसे मेहमानों के साथ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट रहे हैं, जिन्होंने दशकों लंबा समय यहां दिया है, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये जो भीषण हादसा हुआ है। पूरा देश सदमे में है। हादसे के बाद शव बुरी तरह झुलस गए हैं। डीएनए टेस्ट के बाद ही शवों की पहचान हो सकेगी, ये परिस्थिति बन गई है। उसके बाद डॉक्टरों की रिहायशी बिल्डिंग से भी प्लेन टकराया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। जैसा हम बता रहे थे, मात्र 2 मिनट, 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर यह क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीम की फ्यूल एफिशिएंसी और इसका जो आरामदायक सफर है, वो इसे सबसे अलग बनाते हैं। हालांकि पिछले दिनों भी, बीते समय में 787 ड्रीम लाइनर की सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठे थे। पायलट ने आखिरी समय के लिए कोशिश की थी, लेकिन सुमित सबरवाल, 8200 घंटे का उनका ट्रेवल अनुभव है, फ्लाइंग आवर्स हैं उनके। और भारत का जो सबसे बड़ा प्लेन हादसा हरियाणा में हुआ था, उस कड़ी में हम देखें जो हादसे हुए हैं 1976-77 से अब तक, उनमें से एक सबसे बड़े हादसों में आज का अहमदाबाद में हुआ हादसा है। ये वो विमान क्रैश की आप सूची देख रहे हैं, लेकिन अतीत से आगे बढ़ते हुए 2025 में जब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, जब तकनीक उन्नत हो गई है, तब इस तरह का बड़ा हादसा हो जाना बहुत गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम आज की चर्चा करेंगे। कैप्टन एस पनेसर, फ्लाइट सेफ्टी इंडियन एयरलाइंस के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। उनका होना इस कार्यक्रम में बड़ा मायने रखता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व अधिकारी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि ये पूरा विषय जो है, इस हादसे तक की वजह क्या हो सकती है, क्यों पहुंचना जांच का ही मामला है। कैप्टन सौरभ भटनागर, रिटायर्ड एयर कमांडर हैं, पूरे विषय पर बात करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अजमेर बहादुर सिंह, रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, क्योंकि आज देश सदमे में है,
बहुत ही हमने जिस तरह का ये मामला देखा, बड़ा तकलीफ देह है। कैप्टन सौरभ भटनागर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अनयूजुअल, असामान्य, मतलब मैं जितना पढ़ रहा हूं, सवाल उठ रहे हैं कि ये जो हुआ है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बिल्कुल। क्योंकि आज जो हुआ है, जैसा हादसा हुआ है, 787 ड्रीम लाइनर, एक मॉडर्नाइज्ड नया जहाज, सो मच ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स, इतने डेटरेंट सिस्टम्स, और पहला एक्सीडेंट हम जो देख आज हमने देखा है 787 का, तो जाहिर तौर पर लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक ऐसा जहाज जो जिसको हम फ्लाई बाय वायर बोलते हैं जहाज, इतने सारे सेफ्टी, और आजकल आज आ, इतने एडवांस्ड एरोप्लेन्स हो गए हैं। मैं तो पिछले 35 साल से हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। सो इतने जहाज एडवांस हो गए हैं कि एयर एक्सीडेंट जो है वो टेक्निकल कारण से जो है बड़ा मुश्किल जैसा लगता है कि, बट हाँ फिर भी आखिरकार होता तो ह्यूमन फैक्टर ही, हवाई जहाज बनाते भी इंसान ही हैं। तो आज का जो एक्सीडेंट हुआ बहुत ही दर्दनाक है, बट इसके कारण और इसके अकाउंटेबिलिटी देख के मैं पिछले 7 घंटे से मैं यहाँ बैठा अपनी चेयर पे, अलग अलग चैनल्स पे दे रहा हूँ मैं बाइट। क्या कारण है, क्यों गया जहाज नीचे, वो तो इंक्वायरी ही बताएगी। बट हम सब ने वीडियो फुटेज देखा कि टेक ऑफ के मात्र आप समझ लिए 3 किलोमीटर के बाद जहाज नीचे चला गया। जी नीचे जाने का कारण वही है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट लोग बोलते हैं, और जो सर्कुलेट जो थ्योरी कर रही है सब जगह, वो बोलते हैं कि बर्ड स्ट्राइक हुई है, मल्टीपल बर्ड स्ट्राइक हुई है, दोनों इंजन के पावर लॉस हो गए, एयरक्राफ्ट नीचे चला गया। ये हम लोग सब सुन रहे हैं, और मैं किसी भी निष्कर्ष पे इस समय नहीं पहुंचना चाहूंगा, क्योंकि इस समय मामला ऐसा है कि अपने परिजनों को लोगों ने खोया है और एक शायद जीवित बच पाया है। अकाउंटेबिलिटी लोग बोलेंगे, फिक्स करेंगे, हाँ, अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा हमको देखना है कि क्या कारण है, ताकि हम आगे इस चीज को रोक सकें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए देखने वाली है। जहाज नीचे गया, सबने देखा, लॉस ऑफ थ्रस्ट है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि अगर लॉस ऑफ थ्रस्ट नहीं है तो जहाज को उड़ना चाहिए। लॉस ऑफ थ्रस्ट के कारण जो है ग्रेविटी से हवाई जहाज नीचे आएगा, लॉस ऑफ थ्रस्ट जो है वो हवाई जहाज को लिफ्ट प्रदान करता है, और लिफ्ट से जहाज ऊपर उठता है। दैट सबको पता है ये सब चीजें। तो क्या, किन कारण से जहाज नीचे आया है, किस कारण से लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है। और भी थ्योरी बोल रही हैं कि जो है सेबोटाज की भी थ्योरी बोलती हैं। लोग बोलते हैं कि इंजन जो है कंप्रेसर स्टॉल, जो हमारी टेक्नोलॉजी में बोला गया है, कंट्रोल जैम बोला गया है, लॉट ऑफ बहुत सारी चीजें। किस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे जब तक कि आधिकारिक रूप पे जो का बयान या कोई जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। हम और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हाँ, एक इंजन फेल हुआ है तो दूसरे कैसे नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता। एक इंजन से एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है, टेस्टेड होता है, प्रूवन होता है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटर में कि अगर टेक ऑफ के टाइम पे, जस्ट टेक ऑफ के बाद अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन में इतनी क्षमता है कि फुल टेक ऑफ पावर जो है और फुल ऑल ऑफ वेट जो डिजाइन है, उससे हवाई जहाज रनवे को इट कैन गेट एयरबोर्न और क्लियर ऑल द ऑब्स्ट्रक्शंस, और जो क्लाइम ग्रेडियंट हम जो बोलते हैं एयरपोर्ट का, वो सब। तो ये सब चीजें लोग अपनी धारणाएं बता रहे हैं, बट हाँ, लॉस ऑफ लाइफ हुई है, एयरक्राफ्ट गया है, और हमको ये देखना पड़ेगा कि हम आगे ऐसे क्या करें और क्या इसका कॉज होगा, ताकि हम आगे जो है इसको हम अवॉइड कर सके। एयरक्राफ्ट सेफ था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट टेक्निकल फॉल्ट है, हम इसमें भी नहीं कह सकते कुछ। हम एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि 787 को तो माना जाता है कि अगर इंजन में कुछ दिक्कत आ जाए या मौसम हो, मतलब इन चीजों को टैकल करने वाला प्लेन तो उसे कहा ही जाता है। सिविल एविएशन इंडस्ट्री पे या हमारी इंडस्ट्री पे सवाल उठेंगे इस हादसे के बाद? मैं देखिए, सवाल उठाने वाले तो सवाल सब जगह उठाएंगे, इसका पॉलिटिसाइजेशन भी होगा। बट एक पायलट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जितना समय पायलट के पास था, वो उसमें उसने मे डे कॉल दिया। मे डे का मतलब ये हम लोग का, हमारी एविएशन में बोलते हैं डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस तभी दिया जाता है पायलट के पास जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए, एंड देयर पायलट इज टेलिंग to air traffic controller, aircraft is under immediate danger and immediate help is imminent danger or immediate help is required. So basically सवाल इसलिए उठेंगे कि किस कारण, बेसिकली हम लोग को सिर्फ ये पता करना है कि किस कारण से जहाज नीचे गया, और हम उसको, अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है या पायलट एरर है या कुछ ऐसी चीजें हैं। मैंने एक यूट्यूब एक नागरिक का जो एक वीडियो भी चल रहा था कि वो उन्होंने कुछ बहुत ही अनयूजुअल चीजें देखी दिल्ली से अहमदाबाद जब जहाज आया। यस अनयूजुअल यस। चीज में क्या अनयूजुअल चीज है, एसी काम नहीं कर रहा है, इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये अनयूजुअल चीजें होती हैं पैसेंजर कंफर्ट के लिए।
क्या कोई यात्री पीछे बैठा हुआ अनयूजुअल सिस्टम दिखा सकता है विंडो से? अगर उसको, या मैं कह सकता हूँ कि अगर उसको जहाज में से कुछ आंख दिख रही हो इंजन में से समथिंग, कितनी नॉलेज होती है पैसेंजर्स को, कितनी नॉलेज होती है सिविलियंस को कि जो बता सकें एग्जैक्टली कि अनलेस या कोई पायलट बैठा हो तो वो थोड़ा सा फिर भी बता सकता है। मगर ये सब चीजें करके क्या होता है कि हम भ्रम पैदा करते हैं, लोगों के बीच में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, गलत चीजें पैदा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, डर बिठाते हैं कि नहीं नहीं नहीं। जहाज आजकल ऐसा नहीं, आप देखिए कितने एक्सीडेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट को लेकर, इतनी सेफ्टी, कितना ट्रैक रिकॉर्ड है सेफ्टी रिकॉर्ड कमर्शियल एयरलाइंस का। सो मैं नहीं मानता कि अभी तो कुछ भी कहना जो है, इट इज क्या बोलते हैं, वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट। इस समय है अपने लॉस अपना जो हुआ है ग्रीफ करने का, और ये सब चीजें अकाउंटेबिलिटी की, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, क्यों है, एयरलाइंस की गलती थी, बोइंग की गलती थी, ये सब चीजें हमको जब नहीं पता तो हमको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं सर, बड़ा वैल्यूएबल बात आपने की है। मोहम्मद अमीन साहब के पास चल रहे हैं, क्योंकि वो अधिकारी रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय में। अमीन साहब, ये जो इतना भयावह हादसा हो गया है, मतलब ट्रेजेडी बियॉन्ड वर्ड्स है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी जैसा कमांडर साहब कह रहे थे, आजकल हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। अगर फ्लाइट में एसी भी नहीं चल रहा तो वो कहता है समथिंग अनयूजुअल। लेकिन जानने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूं मैं कि इस हादसे के बाद क्या, क्योंकि जो दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट के जो हादसे हुए हैं उनमें से एक इसको माना जा रहा है, और वो जो तस्वीर है कि वो टेक ऑफ हुआ और फिर जिस तरह से गिरा, इसने सवाल तो बहुत सारे खड़े कर ही दिए हैं। क्या मतलब इसे किस तरीके से हम किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? जहाँ तक सवाल है एयरक्राफ्ट गिरने का, वो एक अलग चीज है, दुर्घटना है। और हमारे जो एक्सपीरियंस कमांडर हैं जो डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल बातों के ऊपर, यहाँ के अंदर क्या टेक्निकलिटी थी, ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल उतरने के बाद इमीडिएटली गिर गया, और जिसके अंदर लाख लीटर के ऊपर, 1.25 लीटर के ऊपर उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था, एयर ट्रैफिक फ्यूल जो होता है वो भरा हुआ था उसके अंदर, और ये जहाज उड़ने के बाद इमीडिएटली गिर गया। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि मैं भी ट्रेवल कर रहा था लास्ट ईयर से 23rd में, मैं जा रहा था अमेरिका, न्यूयॉर्क। उससे पहले मैं लंदन गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फ्लाइटें हैं कोई इस तरह से आसानी से नीचे गिर जाएंगी। सबसे सेफेस्ट माना जाता है, प्लेन का सफर जो है दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक जहाज के ऊपर मिनिमम 300 लोग वर्क करते हैं, चेकिंग से लेके उसका हर चीज पूरा एक एक देखा जाता है, सर्टिफिकेशन होता है, और डीजीसीए के भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो फ्यूल भी चेक करते हैं। यानी जो फ्यूल भरा जाता है जहाज के अंदर, तो फ्यूल की भी क्वालिटी चेक की जाती है डीजीसीए के द्वारा, और उनके जो ऑफिसर्स होते हैं फिटनेस देखी जाती है, हमारे इंजीनियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, उनका भी सारा काम होता है। यानी आप देखिए जहाज लैंड करने के बाद किस तरीके से चारों तरफ से लोग उसको घेर लेते हैं, और एक एक टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी अपनी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन देता है। उसके बाद फिटनेस के बाद ही जहाज उड़ सकता है। लेकिन मुझे देखने में आया है कि पहले जब गवर्नमेंट के हाथ में था ये सारा सिस्टम, तब ये चाहे वो एयर इंडिया रहा हो या जो भी हमारी इंडियन लाइन्स रही हो, इसको मिनिमम 1 घंटा लेते थे हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए। करने के बाद जहाज को जाने से पहले 1 घंटा मिनिमम नहीं किया जाता था। हमारे जो कमांडर थे उनको पूरा पूरा आराम भी दिया जाता है, और दिया जाता था, रेस्ट दिया जाता था। आप ये समझिए कि अमेरिका की फ्लाइट जाती थी तो उसमें 1-1 हफ्ते का क्रू को रेस्ट होता था, और नेक्स्ट 1 हफ्ते के बाद ही दोबारा क्रू उसको लेके वापस आते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तुम अभी देखना होगा, बहुत से इंक्वायरी पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और होम मिनिस्टर ने भी कहा, इसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर की आज मीटिंग भी हुई थी, और मीटिंग होने के बाद उन्होंने सारी जो हमारी एजेंसीज थी उनको अलर्ट पे रखा और उनको मोड पे रखा। अब डीजीसीए इस बात की इंक्वायरी करेगा इसमें किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या टेक्निकलिटी। अभी देखिए हमारा ब्लैक बॉक्स जो है, मेन तो हमारा ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स की निकलने के बाद उसकी जो जांच होगी उसमें क्या पायलट ने एटीसी से बात की, पूरा बात का विवरण होगा उसके अंदर, और पूरी जानकारी होगी, 1-1 सेकंड की जानकारी होती है टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक। तो अब ये देखिए कि टेक ऑफ के बाद क्या बात हुई कमांडर की, और एटीसी से क्या बात हुई, और किस क्या इमरजेंसी में क्या बातें हुई, इसको मैं भी नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये एक इंक्वायरी का विषय है और ये गंभीर विषय है, और मैं समझता हूँ कि एयर इंडिया को अपनी क्वालिटी के ऊपर भी थोड़ा सा, जो पहले कहते थे गवर्नमेंट के प्लेन है
इनमें कोई केयर नहीं होती है। लेकिन मैं समझता हूँ आज वो बात सामने आई है कि बिना सर्टिफिकेशन के, बिना सेटिस्फेक्शन के, हमारे ये एयर इंडिया के बहुत सीनियर कमांडर जो बैठे हैं हमारे साथ में, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मिनिस्टर सिविल एविएशन का PS भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है 2000 में। तो ये चीजें हमने देखी हैं। और उस वक्त मिस्टर सुनील अरोड़ा हुआ करते थे CMD इंडियन एयरलाइंस, बाद में उनके पास एयर इंडिया भी आया। तो उस वक्त भी बात देखा जाता था कि हमें कमांडर से उन्होंने कहा 3 जो हमारे जो फ्लाइट टेक ऑफ के बाद हम 2 स्टेप लेंगे, इसके अलावा तीसरा हम स्टेशन नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पायलट को पूरा रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अभी कमर्शलाइज हो गया है। और देखिए कितनी एयरलाइंस आ गई कंपटीशन में कि उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं। कमांडर को रेस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्रू को रेस्ट से मतलब नहीं है, एयरक्राफ्ट टाइमली जाए या ना जाए। मैंने कई बार देखा है डोमेस्टिक में, यहाँ भी इंडिया के अंदर भी किसी कोई केयर नहीं होती है। यानी पैसेंजर नहीं, उनके लिए पैसा ज्यादा है। तो ये बात देखने वाली है, इंक्वायरी का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है कि आज की डेट में इतना स्मार्ट और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर जो गिर गया, ये तो कप्तान हमारे बताएंगे अच्छी तरीके से गिर गया, इसका क्या कारण था, जिसको हम लोग बहुत सेफ्टी मानते हैं। बहुत जब ये आया गया था, लॉन्च हुआ था, तो इसको बहुत माना गया था और कमांडर्स ने ट्रेनिंग ली थी स्पेशली जाके बाहर विदेशों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं तो समझता हूँ कि कप्तान ही हमारे बता सकते हैं कि क्या टेक्निकली थी। उसके बाद हमारे जो जांच के अधिकारी हैं DGCA के, और वो जो कमेटी बनेगी इसकी, वो उसकी रिपोर्ट देगी, ब्लैक बॉक्स जवाब देगा, वो गवाही देगा कि इसके पीछे क्या हुआ है। इसके साथ में हमारे जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया था, दिल्ली से दिया था या अहमदाबाद से भी दिया था। पहले दिल्ली से ये उड़ा था AI-171 और उसके बाद अहमदाबाद में रुकने के बाद ये टेक ऑफ किया लंदन के लिए। तो दोनों जगह के ऑफिसर से बात की जाएगी। अब क्या निकल के आता है, ये बहुत बेहद गंभीर विषय है और ये दुर्भाग्य की बात है। इतना बड़ा हादसा हमारे सिविल एविएशन में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो पैसेंजर्स का, इसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स मारे गए हैं। जी जी सर, मैं लौटता हूँ आपके पास एक बार। अब हम हमारे फ्लाइंग ऑफिसर रहे अजमेर बहादुर सिंह भी हैं। अब अजमेर जी, एक सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं 787 मतलब एडवांस एयरक्राफ्ट, 8000 फ्लाइंग आवर्स वाले इतने एक्सपीरियंस पायलट, उसके बाद ये जो घटना हुई है, टेक्निकल फेलियर की ओर इंडिकेशन शुरुआत में जाता हुआ माने? जी अजमेर जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जैसे ही अजमेर बहादुर सिंह जी कनेक्ट हो मुझे बताइएगा। कैप्टन सौरभ भटनागर, मैं उसी सवाल को, हालांकि फिर वही बात है, आपका एक्सपीरियंस है, इनिशियल इतनी जल्दी नहीं, लेकिन क्योंकि देश देख रहा है, एक्सपीरियंस पायलट और हाई क्वालिटी एयरक्राफ्ट, उसके बाद ये जो हुआ है टेक्निकल फेलियर की ओर हिंट जाता है। देखिए, मैंने कहा ना, इट इज बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहना इस समय कि मैं कुछ कहूं, और अभी अथॉरिटी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो हमारे सब, मैं इसलिए अलग अलग चैनल्स पे आज भी जा रहा हूं, बिकॉज बहुत लोग हैं, जैसे एक्सीडेंट होता है हम सब अपने अपनी हैट्स पहन लेते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। यस, थ्योरीज चल रही है, टेक्निकल फेलियर है, पायलट फॉल्ट है या इंजन फेलियर है, वो सब चीजें तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी। जिन लोगों की जानें चले गई, मेन थिंग वो है। बट हाँ, कारण पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर ट्रैवल को इस समय सेफेस्ट माना गया है। तो कारण जानना बहुत जरूरी है कि किस कारण से हुआ है। तो किस कारण से हुआ है, ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एविएशन में जब हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है या कोई इंसिडेंट होता है, उसके कारण जो है वो ह्यूमन फैक्टर भी होता है, उसका कारण टेक्निकल भी होता है, उसका कारण वेदर भी होता है, उसका कारण नेचुरल भी कारण होते हैं। आप वेदर में फंस गए, आप स्टॉर्म में फंस गए, और उसका कारण आजकल जो लेटेस्ट कारण जो चल रहे हैं, जो भी वो बर्ड हेड्स, चिड़िया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एयरफील्ड के आसपास, अब आजकल जो है, पहले जो एयरपोर्ट्स हैं वो दूर बनाए जाते थे, अपने रिहायशी इलाकों से दूर, बट रिहायशी इलाके अपने करते करते जमीन ले लेते, एयरपोर्ट के बगल तक आ गए। अब देखिए कौन सी एयरफील्ड आज की में बचा एयरपोर्ट, जहां पर जो है चारों तरफ एटलीस्ट 8-10 किलोमीटर तक कोई रिहायशी इलाका ना हो। रिहायशी इलाका होगा तो बर्ड्स आएंगी। हम इसको बट कौन देख रहा है इसके बारे में, कौन देख रहा है इसके बारे में कि इट इज नॉट अलाउड। बट लोगों को, अब आप देखिए बॉम्बे भी किसी दिन, बॉम्बे के ऊपर मैं तो खैर कितना फ्लाइंग किया हुआ, धरावी पूरा है, धरावी कहीं से निकाला गया है। सिटिंग बॉम्ब आप बता सकता हूं मैं। हम लोग अप्रोच करते हैं रनवे 27 के ऊपर, पूरा नीचे जो है पूरा बर्ड्स आती ही रहती है।
किसी दिन वहां हाँ, भी वो जब इंसिडेंट हम होगा, लैंड करते हैं आप लोगों को बॉम्बे, मैंने भी देखा, जब लैंड करते हैं तो बस वो सिर्फ वही दिखता है, उसके बाद रनवे अचानक से दिखाई देने लगता है। आप विंटर्स में लैंड कीजिए, पायलट को कितनी डिफिकल्टी होती है लैंड करने की, नीचे नीचे लोग अपनी आग जलाते हैं, धुआं चलता है शाम के टाइम, कौन सोचता है? पॉलिटिक्स। हम मैं तो पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं आपको कि ऐसी चीजें जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये है, ये आप बिल्कुल, आप बॉम्बे, आप चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखिए बीच में जो जो है, अब जो है दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, मगर आप देखिए चल रहा है जो भी एयरपोर्ट अभी जो इस समय है। तो ऐसी चीजें जो है, कारण हम पता लगाते हैं, बोलते हैं कि टेक्निकल कारण है या पायलट्स का कारण है, कुछ कारण है। तो इस समय बहुत जल्दबाजी होगी कुछ ना कुछ कहना है इस समय कि, बट हाँ, ये होना नहीं चाहिए था। जहां तक जहाज का ऐसा है, 787 ड्रीम लाइनर पूरे विश्व में कम से कम 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा जहाज उड़ रहे हैं और बन रहे हैं कितने। हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं है कोई भी एयरक्राफ्ट 787 का एक्सीडेंट। पहला एक्सीडेंट जो है 787 का, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, फेलियर ऑफ इक्विपमेंट, फेलियर, वो तो छोटी मोटी चीज है, बट मेजर एक्सीडेंट लाइक दिस आई थिंक पहला है। तो हमको कारण का पता करना पड़ेगा, ना कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अजमेर बहादुर जी जो है वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अजमेर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। जी। अजमेर जी, ये जो बात हो रही है एक कि क्या जरूरत से पहले नोज उठ गया, एरोडायनेमिक स्टॉल हो गया, मतलब आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो तस्वीरें देख के आपके जहन में पहला विचार क्या आया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक एयरक्राफ्ट के एयरबोर्न होने का सवाल है, तो एयरबोर्न होने तक तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल रनअप। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है रनवे से, तो एक गो और नो गो पोजीशन आती है, जहां पर पायलट ये डिसीजन ले सकता है कि हम इस टेक ऑफ को अबॉर्ट कर दें या फिर हम कंटिन्यू करें। वहां तक उनके पास ये ऑप्शन होता है और वो अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे जब वो दो लोगों की स्टेज पार हो जाती है और जब नोज लिफ्ट होता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट अनस्टिक हो जाता है, एयरक्राफ्ट जमीन को छोड़ता है, तो उसके बाद में सामान्य टेक ऑफ चल रहा था। लेकिन वो करीब 600-650 फीट की हाइट को गेन करने के बाद वो उसके बाद में वहां से एक जो है लिफ्ट में फॉल होता है। अब ये दो कारणों से हो सकता है, या तो एयरक्राफ्ट के इंजन के द्वारा जो थ्रस्ट मिल रहा है, वो थ्रस्ट में प्रॉब्लम आई। और देखिए ये एयरक्राफ्ट जहां तक इस 787 ड्रीम लाइनर की बात है, तो ये अगर एक इंजन इनमें से फेल भी हो तो ये एक इंजन पर भी टेक ऑफ भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। लेकिन या तो दोनों इंजनों का साइमल्टेनियस फेलियर, ये भी बात थोड़ी सी समझ से परे है। तो फिर क्या ऐसा कारण हुआ कि सडनली थ्रस्ट की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वो लॉस ऑफ लिफ्ट और उसके बाद एयरक्राफ्ट हाइट लूज करना शुरू किया। तो इसमें अब ये देखने की बात है कि इन्वेस्टिगेशन में या तो कंट्रोल का जहां तक सवाल है, तो एयरबोर्न होने तक कंट्रोल की तरफ से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है कि जब एक ऑलरेडी टेक ऑफ एयरक्राफ्ट कर रहा था, हाइट गेन कर रहा था, तो सडनली कोई एलिवेटर्स वगैरह की कोई ऐसी पोजीशन नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से वापस जो है मतलब उसको लिफ्ट कम होने लगे और वो नीचे को आने लगे एयरक्राफ्ट। लेकिन इस मामले में ऐसा ही हुआ कि करीब 650 फीट तक की हाइट गेन करने के बाद अगले कुछ सेकेंड्स में, प्रिसाइसली 15 से 17 सेकेंड्स में वो एयरक्राफ्ट जो है नीचे आकर के और वो बिल्डिंग से टकरा जाता है। तो इसमें अब ये जांच का विषय है कि ये क्या कारण हो सकता है, क्योंकि मेन कारण इसमें हमें जो समझ में आता है कि जब टेक ऑफ मोड में एयरक्राफ्ट होता है तो थ्रस्ट की आवश्यकता होती है और थ्रस्ट की वजह से ही फिर लिफ्ट एयरक्राफ्ट को मिलती रहती है और हाइट गेन करता रहता है। अगर थ्रस्ट में कमी आए इंजन के फेलियर से, या फिर कंट्रोल्स में एलिवेटर्स कहीं पे वो रॉन्ग प्लेस में
स्टिक हो जाए किसी वजह से, तो उस स्थिति में बाकी यही तो कारण समझ में आते हैं। क्यों, और जहां तक रही बात पायलट की, तो ठीक है, उस समय मैं आपको इतना बात कर समय भी नहीं बहुत था। विस्तार में आपने बताया। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब के पास एक बार फिर चल रहे हैं। अमीन साहब, एक सवाल ये है कि ये पहला मौका नहीं है, ड्रीम लाइन से पहले भी ग्राउंडेड हुए हैं, तो जी अमीन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, हेलो। मेरा सवाल, जी मेरा सवाल यही था कि ये जो ड्रीम लाइनर है, क्या ये पहले भी एक बार ग्राउंडेड हुए थे? क्या व्यापक तौर पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी ऑडिट की आवश्यकता है ड्रीम लाइनर को लेकर? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि हर एक एयरक्राफ्ट की अपनी सिक्योरिटी होती है और अपने उनका टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा जांच की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक जहाज जो जमीन से काफी हजारों फीट से ऊपर ट्रेवल कर रहा है लोग, और उसके साथ में अगर उसको इस तरीके से बिना फिटनेस के ऊपर डाल दिया जाएगा तो क्या है, करोड़ों रुपए का, हजार का, करोड़ का जो जहाज ही होता है, उसके साथ में हमारे पायलट इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हमारे पैसेंजर इंपॉर्टेंट हैं, हमारा क्रू इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सी चीजें देखी जाती हैं और एयरलाइन की क्रेडिबिलिटी भी इसमें देखी जाती है। आप ये समझिए, इस तरह से कहना तो मैं नहीं समझता हूँ कि हो जाएगा सही, लेकिन हाँ, आज जो हो रही है तो इसकी तहकीकात कायदे से हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि काफी दिनों के बाद, 96 के बाद ये पहला एक्सीडेंट है जो इंडिया में हुआ है, और अहमदाबाद में हुआ है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गुजरात से ही है, और उसके अलावा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर एक एक आदमी को मतलब देश के हर एक की जान उनके लिए प्यारी है, और एक उनका आदमी माने रखता है। तो इसमें इस मामले में वो जब 26 जाने गई थी हमारी पहलगाम के अंदर, तो उन्होंने अपना विदेश का दौरा छोड़ दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, और यहाँ पर चले आए थे छोड़ के, और देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अब ये 200 से ऊपर ये जो पैसेंजर मारे गए हैं, इसमें फॉरेनर्स भी हैं, हमारे देश के लोग भी हैं, और गुजरात के हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सिविल एविएशन सिक्योरिटी की इसमें देखा जाता है, टॉप पे है मामला, डीजीसी हर चीज की जांच करता रहता है समय समय पर, और सर्टिफिकेशन होता रहता है हर चीज का। तो अगर इस तरीके से होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं और भी सेफ्टी हो सकती है जितनी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जांच होती है, सिक्योरिटी होती है पैसेंजर की, एयरपोर्ट पे हर चीज का, मतलब डीजीसीए फ्यूल तक का चेक करता है, हर चीज चेक होती है, सर्टिफिकेशन के बाद जहाज को उड़ाया जाता है। कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ इसमें, और अभी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई ना कोई बाहर की भी कोई चाल हो सकती है। इस वक्त इसे हमारे जहाज के साथ सबोटाज को भी, मतलब आप साइड नहीं कर रहे हैं, सबोटाज को भी आप इसमें कहीं काउंट कर रहे हैं। कैप्टन सौरभ भटनागर, मुझे एक बात बताइए, हम जब प्लेन में बैठते हैं, ये टेक ऑफ के टाइम सबसे क्रिटिकल सेकंड्स, वो मोमेंट कौन सा रहता है बेसिकली, जहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है? एक और इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो क्रैश, एविएशन क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, आपको क्या लगता है हमारे यहाँ वो कितनी मजबूत है? हमने पास्ट में जो इंसिडेंट हुए उनसे क्या सबक लिया है? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है जो हम लोग सब ऑपरेट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आजकल हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, चाहे वो इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे कोई भी लीजिए। हमारे यहाँ भी एविएशन में भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। तो एक पुरानी कहावत है, एसओपीज आर रिटन इन ब्लड। ऐसे ही इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट से हम लोग को सीख मिलती है कि हमारे क्या चेक्स प्रोसीजर, अगर गलती है तो क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आपने पूछी जो क्रिटिकल टेक ऑफ, एक पायलट के नाते मैं बताता हूं कि सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है हमारा टेक ऑफ इंजन फेलियर एट टेक ऑफ। वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट है, जब हम
एक स्पीड जिसको हम बोलते हैं V1, जिसका ये आज मेरे बाद सिंह बता रहे थे, गो नो गो। V1 इज द स्पीड जहां पे हम लोग डिसाइड करना पड़ता है कि यस, अगर हम अबॉर्ट करना है टेक ऑफ या कंटिन्यू करना है। उस समय अगर आपका इंजन फेल हो जाए, कोई एक इंजन, उसके बावजूद जितने कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, दे आर डिजाइन, टेस्टेड, प्रूवन, क्लियर्ड टू फ्लाई ऑन वन इंजन एट टेक ऑफ। मतलब बिना उसके आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। अगर आपका एक इंजन भी अगर फेल हो जाए टेक ऑफ के टाइम पर, तो दूसरा इंजन आपके इतनी पावर है कि फुल पावर है, वो आपको सक्सेसफुल सेफ टेक ऑफ प्रदान करेगा और जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपको जो है वो सारे जितने ऑब्स्टिकल्स हैं टेक ऑफ पाथ पे, जो डिजाइन है उसका, जिसको हम लोग टेक ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं, उसको वो क्लियर करेगा फुल ऑल अप वेट पे। ये जहाज ऑब्वियसली चूंकि लंदन जा रहा था, इट वाज हेवी, टेक ऑफ वेट वाज फुल टेक ऑफ वेट, फुल फ्यूल, नेचुरली द एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट हैवी। उसके बावजूद अगर एक भी इंजन फेल होता टेक ऑफ के बाद, तो फिर भी डिजाइंड है। तो ये हमको वीडियो से हमको ये नहीं पता चल रहा कि टेक ऑफ के टाइम पर इंजन फेलियर एक हुआ कि नहीं हुआ, या पहला इंजन फेल हो गया उसके बाद टेक ऑफ हुआ, उसके बाद दूसरा इंजन फेल हो गया, ताकि उसके बाद दो या दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। हमको नहीं पता ये सब। लॉस ऑफ लिफ्ट है, बस हमको इतना पता है कि लॉस ऑफ लिफ्ट हो गया है, क्योंकि लॉस ऑफ लिफ्ट के कारण ही एयरक्राफ्ट नीचे आएगा। और लिफ्ट प्रदान करने के लिए उसके पास होते हैं विंग्स और होते हैं इंजन्स। अगर इंजन अगर नहीं होंगे हवाई जहाज के अंदर, तो नेचुरली वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये एक थ्योरी है, ये एक बेसिक, जिसको हम एरोडायनेमिक्स और इंजन थ्योरी बोलते हैं, कि व्हाट प्रोवाइड्स लिफ्ट टू द एरोप्लेन, हम उतना ही जानते हैं। अब उसके अंदर लिफ्ट की कमी, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। इंजन फेलियर कारण है, उसका फ्लाइट कंट्रोल्स अगर जैम हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी प्राइमरली क्या होता है कि हमको ये दिखता है कि हाँ, इंजन फेल हो सकता है। इंजन फेल क्यों हुआ, अब ये हम नहीं कह सकते। इंजन फेल वो इंक्वायरी बताएगी ना, मैं इसमें नो आई एम एक्सपर्ट कि इंजन फेलियर क्यों हुआ। हाँ, क्यों इंजन फेलियर के कारण जहाज में क्या होगा अगर दोनों इंजन फेल हो जाए, यस दैट वो हमको वीडियो क्लिपिंग में नजर आ रहा। लिफ्ट लॉस होती है। एक और भी था लोग की अंडर कैरेज नीचे है, फ्लैप्स नहीं है ऊपर, फ्लैप्स नीचे नहीं है, फ्लैप्स ऊपर है, बहुत सारी चीजें। तो मैं इस विषय में इसलिए जाऊंगा क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है सब लोग अपना बनना शुरू कर देते हैं, इट्स वेरी थिंग। बट हाँ, लॉस ऑफ लिफ्ट है, ये हम सबने देखा। और मैं नहीं समझता कि कोई इस समय कमेंट करना उचित रहेगा कि तकनीकी कारण के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है, या इससे पहले इसके इंसिडेंट 8 इंसिडेंट्स तो टोटल हुए पूरे विश्व में इस समय तक, और कोई भी फेटल नहीं हुआ है। जनरली एक दो फ्यूल लीक, वायरिंग प्रॉब्लम छोटी मोटी हुई हैं, जो मैं पढ़ रहा था अभी 787 ड्रीम लाइनर के बारे में। सो मैं नहीं समझता कि एक जहाज में कुछ ऐसी मेजर तकनीकी कारण हो गया, ओवरलुक कर दिया समथिंग ऑफ दैट, वो भी इतना इंपॉर्टेंट वीआईपीज ऑन बोर्ड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फ्लाइट, फॉरेन नेशनल ऑन बोर्ड, ये सब चीजें हम लोग को सब स्टैंडर्ड चेक्स प्रोसीजर्स इन प्लेस होते हैं। हाँ, अगर कोई चूक हुई है तो इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। सेफ्टी बैकअप भी तो जब ड्रीम लाइनर है उसमें होते ही होंगे। क्या आपको लगता है मतलब वो सेफ्टी बैकअप भी नहीं काम कर पाए तभी तो ये हालात बने? नहीं ऐसा, या हमें टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वो उड़ाई 1-1.5 मिनट के अंदर ही सब कुछ तो हो गया एक्चुअली। तो सेफ्टी बैकअप भी, अगर कोई ऐसा सेफ्टी, देखो इंजन का सेफ्टी बैकअप प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उसका सेफ्टी बैकअप कुछ नहीं है, तो दूसरा इंजन तो है ही, इसलिए 2 इंजन होते हैं। इसलिए मिनिमम 2 इंजन रिक्वायरमेंट है कि एक काम नहीं कर पाएगा दूसरा काम तो करेगा। अब ये तो बड़ा ही अनफोर्सीन है, और ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों इंजन एक साथ ही काम करने, पूरा फ्यूल लीक ही बंद, मतलब इंजन को फ्यूल ही सप्लाई नहीं मिला, ये हम लोग नहीं मान सकते। ऐसे थोड़े ना जहाज बनाए जाते हैं। सो हाँ, कारण जो है दोनों इंजन का, जैसे हमने वो हुआ था जो यूएस में हुआ था, कैप्टन जो आपने पिक्चर देखी सली या हडसन रिवर पे क्रॉस हुआ था, फ्लॉक ऑफ बर्ड, जहाज अगर बर्ड्स आ गई उन्होंने, वो एक नॉट अ नेचुरल थिंग विच हैपेंस कि दोनों इंजन एक साथ बर्ड स्ट्राइक हो गई एंड वी लॉस पावर ऑन बोथ द इंजन्स। सो एक वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। बट हाँ, सेफ्टी बैकअप तो इतने ज्यादा सेफ्टी बैकअप आज की, इसीलिए तो एयर ट्रैवल को इस समय सेफेस्ट माना गया है। कितने इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स आप देखते हैं कि होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो नेचुरली इंक्वायरी अपना काम कर रही है, एंड जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, प्रीमियर एजेंसी है डीजीसीए की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो अपना काम करेगी एंड दे विल कम आउट विद द ट्रुथ कि क्या हुआ। नेचुरली जो परिवार वाले हैं, फैमिलीज हैं, उनको दे विल वांट टू नो कि क्यों हुआ, ऐसा जहाज क्यों गिरा। तो ये दायित्व बनता है सरकार के ऊपर, और वो सब, मुझे पूरी उम्मीद है डीजीसीए और
इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो अपनी पूरी आई वुड से सब कुछ लगा देगा अपना उस पे, जो और इतनी एजेंसीज, बोइंग एजेंसी आ रही है, एनटीएसबी जो वर्ल्ड की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, वो आ रहे हैं। क्योंकि ये अब बोइंग का भी मामला है, बोइंग की भी अब मैं कह सकता हूं इज्जत जो है वो साख पर ऑल ओवर वर्ल्ड, कि हमारा जहाज गिरा है तो क्यों गिरा है, तो बोइंग भी चाहेगा कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन करें, और इसीलिए बोइंग वालों को भी बुलाया गया है। तो जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि सबको कलेक्टिवली दे विल, मुझे लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन दे विल डू, बिकॉज इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है और काफी कुछ स्टेक पे लगा हुआ है फ्यूचर बोइंग के लिए, फ्यूचर सेफ्टी ट्रैवल के लिए, और एक बेसिकली कॉन्फिडेंस जगाने के लिए पायलट्स, नॉट पायलट्स मतलब एयर ट्रैवलर्स के ऊपर भी। तो मुझे लगता है एवरीथिंग विल बी डूइंग गुड, बट अभी इस समय बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहना कि क्यों हुआ होगा। जी अजमेर बहादुर जी, एक बात मुझे बताएं कि अब जैसे अभी शुरुआत में सौरभ जी बता रहे थे कि जो मेडे कॉल है, मतलब वो तो तब जब सब कुछ ही खत्म हो जाए, वो लास्ट एक मेडे कॉल है, वो टेक ऑफ के इमीडिएट बाद मेडे कॉल दी गई। ऐसी एक्सट्रीम इमरजेंसी आपको क्या समझ आई कि वो समझ गए थे कि ये टेक ऑफ जो है ये नहीं, मतलब या तो जो है जो इंजन है वो काम नहीं कर रहा, एकदम इमीडिएट मेडे कॉल दिया गया, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मैं जहां तक महसूस करता हूं, ये मेडे कॉल इमीडिएटली देने का मतलब यही होता है कि देखिए, जो गो नो गो पॉइंट है जिसकी चर्चा अभी हो रही थी V1 की, कि जहां से हमको आगे जाना है या नहीं जाना है, वहां डिसीजन मेकिंग होती है। तो उससे आगे अगर हम सिचुएशन नो गो की हो और हम आगे चले जाएं, तो उस स्थिति में आगे सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि हमारे पास मेडे सिग्नल के अलावा कोई रास्ता न बचे। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट में 242 पैसेंजर्स टोटल थे, तो वेट उसका जो फुल इसके हिसाब से था, और इट वाज टू टेक ऑफ। और जहां तक अभी जो इंजन फेलियर की बात हो रही थी, इंजन फेलियर का मतलब, अगर मान लीजिए कि बर्ड हिट या किसी वजह से एक इंजन फेल हो गया, और इंजन फेल होने पर इंजन फेल होने के जो रीजंस होते हैं, फ्लेम आउट वगैरह होता है, तो रिलाइट की पोजीशन ऑप्शंस होते हैं। अगर वो रिलाइट में कहीं गड़बड़ी हो जाए कुछ, तो उसमें भी सिचुएशन बदल सकती है कि एक इंजन फेल हुआ और दूसरा भी, ये दोनों इंजन एक साथ फेल होने की बात तो किसी के समझ में जनरली आएगी नहीं। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल होगा कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। लेकिन सिचुएशन जरूर ये बनी कि जब एयरक्राफ्ट लिफ्ट गेन, मतलब हाइट गेन कर रहा था, तो सडनली लॉस ऑफ लिफ्ट हुई। लॉस ऑफ लिफ्ट के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, इंजन का फेलियर, थ्रस्ट का न मिलना, और दूसरा कि थ्रस्ट तो बरकरार रहे, लेकिन कंट्रोल्स की कोई ऐसी पोजीशन में जैमिंग हो जहां से कि वो टेक ऑफ के पोजीशन के बजाय वो लिफ्ट गेन के लिए वो सफिशिएंट कैम्बर न बन रहा हो, जिसकी वजह से लिफ्ट का लॉस हो जाए। तो इन दोनों सिचुएशनों में मेडे सिग्नल इमीडिएट देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि पायलट को समझ आ गया था कि अब इस एयरक्राफ्ट को बचाया नहीं जा सकता, और समय भी नहीं था, क्योंकि अगले 15 से 17 सेकंड में वो उसने हिट कर दिया, क्योंकि बहुत ही फास्ट उसने हाइट लूज की है। क्योंकि 15 से 17 सेकंड में लगभग 400 फीट की हाइट को लूज करना, इसका मतलब द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कमिंग डाउन वाज वेरी फास्ट। जी, ये अच्छा, इसी में एक चीज और मैं पूछ लेता हूं आपसे, ये जो सिग्नल दिया गया, जो मेडे जो दिया गया, क्या इतने कम समय में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, देखिए, जो टेक ऑफ मोड होता है ये बहुत ही क्रिटिकल मोड है। टेक ऑफ के समय जो है वो रिएक्शन का समय इसलिए नहीं था, क्योंकि अगर इसने कुछ और सफिशिएंट हाइट गेन की होती, तो समटाइम्स ये जो पॉपुलेटेड एरिया है, इसको अवॉइड करके कुछ समय तक एयरक्राफ्ट को ग्लाइड होके और दूरी को सस्टेन कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो हाइट उतनी गेन ही नहीं कर पाया, अभी इट वाज जस्ट गेनिंग हाइट,
तो जब वो एयरक्राफ्ट अपने अनस्टिक होने के बाद, ग्राउंड छोड़ने के बाद जब वो हाइट गेन कर रहा होता है, तो जब तक वो अपनी उस सफिशिएंट हाइट तक नहीं पहुंच सकता जहां पे वो ग्लाइड को सस्टेन कर सके, तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, और फिर ये सिचुएशन बहुत ही मतलब डिवास्टेटिंग हो जाती है। जी जी। मोहम्मद अमीन साहब, जैसे अभी सौरभ जी एक बात कह रहे थे, ये जो रिहायशी एरिया होना, फिर रिहायशी एरिया है तो पक्षी जानवर की आशंका रहना, खैर अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये पूरा हादसा किन वजह से हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि क्या एक कोई बड़ी ओवरहॉलिंग की, कोई बदलाव की संभावनाएं आपको दिखती हैं हमारी एविएशन इंडस्ट्री में, या फिर कुछ समय बाद फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे? और क्या हमारी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसमें इतने विदेशी नागरिक थे, भारत में एयर सेफ्टी को लेकर, हमारी इंडस्ट्री को लेकर क्या कोई क्वेश्चन मार्क लग गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी सबकी बातें मैं सुन रहा था, लेकिन जहाज में जब पैसेंजर टेक ऑफ करते हैं तो इसको टेक्निकली बोलते हैं एयरबॉर्न हो गया, यानी हवा में जाके पैदा हो गया। ये हमारे भटनागर साहब अच्छी तरह जानते हैं, एयरबॉर्न हो गया। तो कहने का ये मकसद है मेरा कि जो अभी भटनागर साहब ने बहुत टेक्निकल बातें की हैं, उनसे मैं बहुत एग्री करता हूँ। ये बड़े हमारे सीनियर पायलट हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा इस मामले में कि जो एयरपोर्ट की बात हो रही है, जगह जगह एयरपोर्ट खुल गए हैं। एयरपोर्ट को लिमिटेड हुआ करते थे पहले, याद होगा आपको, और शहर से बहुत बाहर हुआ करते थे। कम से कम 25-25, 30 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट हुआ करता था। उसमें जो बहुत ज्यादा स्पेस मिलता था, और एसटीपी अब देखिए ना, बहुत ही छोटी छोटी जगहों में भी एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बार एयर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पायलट्स के जो बीच में डालना चाहिए, उनको लेके साथ में इसका एक रिवीजन होना चाहिए। सभी एयरपोर्ट का ऑडिट होना, एयरपोर्ट के भी ऑडिट होने चाहिए कि क्या वहां पर फिजिबल है या नहीं है पायलट के हिसाब से, ये हवाई पट्टियां सही हैं कि नहीं है, इनके यहाँ पर मैदान के आसपास क्या रिहायशी इलाके हैं। जब यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली की बात ले लें तो वसंत विहार के लोग काफी दिनों से सो नहीं पाते हैं उनकी कॉलोनियों में, जबकि हमारी एयर इंडिया की भी कॉलोनी वसंत विहार में ही है, और काफी पायलट रहना पसंद करते हैं वहां पर भी। लेकिन वहां पर जो कॉलोनियां हैं, वहां पर ये कहा गया है आपको कि वहां पे वो सो नहीं पाते हैं। बहुत कई बार कोर्ट में भी गए हैं लोग। तो मेरा ये कहना है कि इन चीजों को जरा ध्यान में रखना होगा, और करके जब ये हादसा हो चुका है तो अभी एयरपोर्ट्स को पहले, सबसे पहले एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी देखनी होगी कि हमारे एयरपोर्ट फिजिबल है या नहीं है, और उनमें पायलट की राय बहुत जरूरी है टेक्निकली, क्योंकि उन्हीं को टेक ऑफ करना है, उन्हीं को लैंड कराना है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बन जाती है, और सारा भार, पूरी इंडस्ट्री का भार जो है हमारे सिविल एविएशन के पायलट्स के ऊपर है। वो समझिए जो कमांडर कह जाते हैं, तो रियली वो एयरपोर्ट के भी कमांडर है और जहाज के भी कमांडर है। जिन्हें उनकी सलाह के टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते उनको चाहिए, उनको बुलाया जाए हर कमेटी में, और प्रायोरिटी के साथ उनसे भी एडवाइस लेने के बाद सही, ये नहीं कि चापलूसी में हो रही है या किसी के फेवर किया जा रहा है। अब देखिए ना, बहुत से ऐसे एयरपोर्ट खुल गए हैं जिनकी फिजिबिलिटी नहीं थी। जैसे पहले भी कहा गया, जेवर एयरपोर्ट के लिए तब मैं सिविल एविएशन में था, तो उस वक्त कहा गया था कि भाई ये डीजीसीए ने कहा था कि 100 माइल्स पे अगर खोला जाएगा तब तो ठीक है, उससे पहले खोला जाता है तो हेड कोलिजन हो सकता है। इस बात पे जेवर एयरपोर्ट की फाइल टर्न डाउन कर दी गई थी, लेकिन आज देखिए जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशन में आने वाला है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं समझ सकता, इस बारे में तो मिस्टर कमांडर ही तो बता सकते हैं एक्चुअल पोजीशन क्या है, टेक ऑफ की बात, कितनी इनको डिस्टेंस चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए, और कहाँ पे लैंड करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ऐसे तो न्यूयॉर्क में भी देखिए, तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, दोनों ही है, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क दोनों ही एयरपोर्ट है। लेकिन वहाँ की क्या पोजिशन है, सेकंडों में, एक एक मिनट में एक फ्लाइट लैंड करती है। लेकिन यहाँ की पोजिशन, बॉम्बे एयरपोर्ट का किसी दिन भी कुछ हादसा हो सकता है, बॉम्बे में बहुत ज्यादा फ्लाइट आती हैं। नहीं, ठीक है, फिर मैं कमांडर साहब को एक बार दोबारा चल रहा हूँ। सौरभ साहब, ये मुझे बताएं कि ये सीवीआर, एफडीआर, जब वो सब कुछ पूरी टाइमिंग ही 1.5-2 मिनट की है, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिलने की कोई संभावना आपको दिख रही है उस 1.5-2 मिनट में? क्योंकि जो क्रिएट हुआ होगा वो खैर सबने देखा ही है कि किस तरीके से हुआ, फिर वो मेडे हुआ। तो ये इसकी फाइंडिंग्स से क्या बहुत उम्मीद की जा सकती है? मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा ये कि डीजीसीए के अलावा क्या हमें एक मेजर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की आवश्यकता पड़ेगी अगर इस तरह का हादसा, और जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि
हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर क्या कोई क्वेश्चन मार्क लगता दिख रहा है? आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपका एफडीआर, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, जो कि है ऑरेंज कलर, ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाइबल किया जा सके, उसके लिए कलर उसका होता है ऑरेंज। ब्लैक बॉक्स था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में, ब्रिटिश ने टर्म कॉइन किया था ब्लैक बॉक्स, बिकॉज नेविगेशनल एड्स एक ब्लैक नॉन रिफ्लेक्टिव उसके अंदर रखे जाते थे। एनीवेज, आपके जो क्वेश्चन पे, हाँ बिल्कुल 100% रियल टाइम सेकंड टू सेकंड इंफॉर्मेशन जो है एफडीआर, जिसको हम डीएफडीआर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डिजिटल एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डिजिटल, दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दोनों चीजें नेचुरली सेकंड टू सेकंड पूरे, मुझे नहीं लगता 500 600 1000 जितने भी पैरामीटर्स हैं इंजन के सारे रिकॉर्ड होते हैं, और रियल टाइम सिनेरियो में उसको पूरा हम रिट्रीव करके पूरा एक फ्लाइट पाथ, जब से इंजन स्टार्ट होता है ऑन ग्राउंड, उससे पूरा उसकी फ्लाइट पाथ जर्नी, जब तक कि वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया हो, एक पूरा सेकंड टू सेकंड हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, पूरा हम फ्लाइट पाथ बना सकते हैं डीएफडीआर के जरिए। तो 100% एफडीआर ब्लैक बॉक्स विल रिवील कि क्या हुआ होगा जहाज के अंदर, टेक्निकल और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर क्या हुआ होगा, पायलट्स के बीच में क्या बात हुई होगी जब उन्होंने फाइनली मेडे आर्टिकल दिया। दूसरी चीज डीजीसीए, हाँ डीजीसीए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, डीजीसीए इज सेल्फ सफिशिएंट। बट जैसा कि डॉक्टर मोमीन ने बताया कि ये आजकल जो है वो पॉलिटिक्स एविएशन में जो घुस गई है, दैट इज द रियल, क्योंकि वोट के चक्कर में कि हम एवरीबडी, सबको चाहिए मेरे घर के पास एयरपोर्ट होना चाहिए। अब जैसे जेवर की बात हो रही है, बिल्कुल 100%, मैं तो अभी लास्ट ईयर मैंने रिटायरमेंट लिया है एंड अपनी खुद की पायलट एकेडमी खोली है मैंने, बट ये जेवर का थिंग इट इज नॉट अब डेफिनेटली, क्योंकि अब लोगों को चाहिए, जो लोग आगरा में रह रहे हैं, जो लोग मथुरा में रह रहे हैं, उनको दिल्ली आना पड़ता है फ्लाइट लेके, उनको सबको अपने पास का एयरपोर्ट चाहिए। कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दिक्कत तो होगी, कैसे एयरक्राफ्ट डिसेंड करेगा? इतने हेवी एयरक्राफ्ट है, इनको डिसेंड करने के लिए बड़े बड़े ड्रीम लाइनर्स जैसे बड़े बड़े जो वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं, एकदम से आप हवाई जहाज से नीचे थोड़ा ना ला सकते हैं, उनको एक लंबा डिस्टेंस चाहिए डिसेंड करने के लिए। और अगर जेवर एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स अगर उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी न्यू दिल्ली के लिए, तो नेचुरली देयर विल बी प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंट एजेंसी की जहां तक बात कर रहा हूं, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा आपको कि एनटीएसबी को भी रोप इन किया गया है, बोइंग वाले भी आए हैं, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन है, और भी जितनी एजेंसीज मुझे लगता है कि भारत सरकार या मिनिस्टर सिविल एविएशन को चाहिए, मुझे लगता है कि सबको एक्सपर्ट्स जो है जितने उस इंडस्ट्री के, उनको रोप इन करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे देश का सवाल है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या डीजीसीए की ऑडिट का सवाल है, ये बोइंग कंपनी का और बाकी देश जहां पे उड़ रहे हैं जहाज, वो भी ये जानना चाहेंगे कि इस एयरक्राफ्ट का क्या कारण क्या है इस क्रैश का। तो मैं समझता हूं कि इस समय ऐसा कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग इस समय हैं। जब तक हाँ ऑडिट जहां तक है, डीजीसीए का ऑडिट होता है, हर साल होता है, प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता रहता है, आईकाओ ऑडिट करता है। बट यस, मेरा एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 10 साल के कमर्शियल फ्लाइंग में और 25 साल के अपने भारतीय नौसेना करियर में, एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया है हमारी एविएशन इंडस्ट्री में, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पायलट इज वेरी, मतलब आई वुड से नन इन एनी मेजर। मैं आपको बहुत एक छोटा सा 1 मिनट और लूंगा मैं। दिल्ली का आप रनवे देखिए, रनवे 2911, जिसके टेक ऑफ और जिसके लैंडिंग में महिपालपुर का मंगल महादेव शिव जी की मूर्ति आ रही, वो पहले से थी मगर रनवे बना दिया गया वहां पर, और रनवे के बनाने के बाद उसका जो थ्रेशोल्ड है जहां पे एयरक्राफ्ट में पायलट एम करता है, उसको थ्रेशोल्ड को आगे बढ़ा दिया। उतना पोर्शन अवेलेबल नहीं है पायलट के लिए लैंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी जोन में आ रहा था, क्योंकि वहां मूर्ति को नहीं हम हटा सकते, शिव भगवान की मूर्ति को नहीं हटा सकते। तो हमने क्या किया, हमने अपना लैंडिंग डिस्टेंस जो था उसको हमने आगे कर दिया। उसके बाद मेजर जो एक हमारा पोर्शन रनवे का वो अनयूजेबल हो गया लैंडिंग के लिए। तो ये एक चीजें हैं कि जब हम एयरपोर्ट बनाते हैं, जब रनवे बनाते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट रिलेटेड जो है पायलट का इन्वॉल्वमेंट उसका 100% होना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकारी या गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं किसी पायलट को, और एयरलाइन रनिंग पायलट, नॉट रिटायर्ड, जो इस समय करंट में फ्लाइंग कर रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज में, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हैं, जो एक्चुअल करंट पायलट हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए दीज डिसीजन की। एयरपोर्ट हम बना रहे
है, फिजिबिलिटी क्या है एयरपोर्ट की, नॉइज एबेटमेंट प्रोसीजर है हमारे यहाँ जो हमारे का नहीं फॉलो होता है इंडिया में, जो सर ने बताया डॉक्टर मम्मी ने वसंत विहार का, हमारे यहाँ कहाँ प्रोसीजर इंडिया में फॉलो होता है नॉइज एबेटमेंट की। ये जितने रिहायशी इलाके हैं, आप फॉरेन कंट्री में जाइए, हर जगह एक प्रोसीजर है एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ करने का, नॉइज, ताकि आपको जो नीचे जो है जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो टेक ऑफ की। तो जो नए नए एयरपोर्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि आसपास 10 किलोमीटर रूल्स हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बने हुए हैं, फॉलो कौन करता है? 10 किलोमीटर एरिया में कोई हमारे यहाँ बुचरी नहीं होनी चाहिए, रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें रूल्स में लगे। हम लोग को एग्जाम देते हैं, हमसे पूछा जाता है, मगर कौन उसको फॉलो करता है? ये बर्ड्स तो अट्रैक्ट करेंगी ही करें, आएंगी ही, आप हैबिटेशन लेकर आएंगे एयरपोर्ट के आसपास, बर्ड्स आएंगी ही, उनका नेचुरल घर है, हम उसमें इंट्रूड कर रहे हैं फ्लाइंग करके, वो आएंगी वहां पर। एंड इट इज द इंपैक्ट। एक छोटी सी मेरे तो 2-3 बर्ड हिट हुए बॉम्बे में बर्ड हिट हुआ मेरा, बिल्कुल इंडिगो में था मेरा यहाँ लैंडिंग भी के कोई समय। बर्ड हिट की आशंका आपको लगती है सर? मतलब पॉसिबिलिटी है हुआ हो? बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी हर चीज की है। अहमदाबाद में तो खैर वैसे भी बर्ड काफी टाइम से बर्ड का वो चल रहा है कि बर्ड इन्फेस्टेड, और इनफैक्ट जो एटिस जो उसमें आता है कि पायलट्स टू कॉशन फॉर बर्ड्स इन द एरिया। पायलट क्या करेगा सर, सामने से बर्ड आ जाएंगे नाइट में। लास्ट में कार्यक्रम के अंत में एक ही क्वेश्चन है और तीनों से जवाब चाहिए मुझे। सबसे पहले अजमेर बहादुर जी आपसे, इस दर्दनाक बड़े हादसे के सबक क्या हैं? हमने क्या सीखा या हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, हर हादसे से हमें कुछ सीखना चाहिए, बिल्कुल ये दर्दनाक हादसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अभी जब चीजें निकल करके आती है कि ये हुआ क्यों है, तो उसके बाद ही वो लेसन लर्न की बात आएगी। वाई? बिकॉज देखिए, ये जो सडन लॉस ऑफ हाइट होने लगा था, तो वो बिल्डिंग थी, टकरा गया, अदरवाइज ऑल्सो इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स इट वॉज गोइंग टू बी फर्दर डाउन, और भी फर्दर नीचे आ रहा था। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दोनों इंजन फेलियर हुए, या इंजन फेलियर नहीं होकर के कहीं कंट्रोल्स इस पोजीशन में स्टिक हुए कि वो लिफ्ट देने में एयरक्राफ्ट को नाकामी हो रही थी, या मतलब कहीं कोई ह्यूमन एरर हुई। तो इन चीजों को पता चलने के साथ ही ये पता चल सकता है कि हम इनसे क्या चीजें आगे के लिए से करते हैं। एक मिनट, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां तक जो हमारे एविएशन इंडस्ट्री पे किसी प्रकार का सवाल उठने की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं और उनके जो रखरखाव की जो तरीके हैं, उनमें किसी प्रकार का मुझे कोई ऐसा ये नहीं लगता कि कहीं कोई चूक है या किसी प्रकार से। हाँ, ये एक हादसा बहुत बड़ा हादसा है, और इसकी पूरी तहकीकात होने के बाद जब इसके कारण निकल करके आएंगे, तो जरूर उस पर हमें जो है उससे सबक लेकर के और फिर आगे की चीजों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है। अब अमीन साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, लर्निंग है हमारे लिए, मतलब सबक है बड़ा, और उस सबक से, इस हादसे से बड़े सबक लेके आगे कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे के साथ में कितने लोग मारे गए, और मैं समझता हूँ कि ये सीख तो देगा ही देगा। लेकिन जो मुझसे पहले बोल रहा था भटनागर साहब, उस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि हमें जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स के आसपास देखना होगा कि ये बुचरी या जिस तरह की चीजें हैं जिससे कि ये बर्ड्स आती है, हिट करती है, उसके अलावा भी हमारे पास जितने भी ऑडिट करने हैं सारे एयरपोर्ट्स पे, जहाँ भी टेक ऑफ होना है या नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, खोले गए हैं, या जहाँ पर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर हमारे पायलट जितने भी हैं, सीनियर कमांडर्स, उनकी एडवाइस लेना चाहिए, उनका डायरेक्शन लेना चाहिए कि वही वो आते हैं, वही टेक ऑफ करते हैं, वही लैंडिंग करते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होगा। थैंक यू जी। सौरभ जी, फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकंड। नेचुरली बहुत बड़ी सीख हमको सीखना है इस एक्सीडेंट से, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट का नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला ये एक्सीडेंट है 787 ड्रीमलाइनर का। मैं चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, तो सामने ट्रुथ आए, इसको छुपाया ना जाए कि नेशनल इंटरेस्ट हो, दिस इंटरेस्ट। ये हमको इसमें किसी तरह का हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ इसमें इंडिया की साख, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारी लोगों की जाने गई हैं। और आगे फ्यूचर में एविएशन एक्सीडेंट अगर कोई है, तो इसकी एक निष्पक्ष, जिसे हम जो बोलते हैं सारी एजेंसीज, कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता, एक एक चीज हमको जो है कम से कम
बतानी चाहिए और पब्लिक करनी चाहिए कि क्या एक्चुअली है, और इससे हमने ये सीख लिया। अगर हमारी गलती कुछ है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये गलती है, तभी हम आगे से सबक सीख पाएंगे और आगे इस तरह की हम कोई भी ऐसे एक्सीडेंट जो हम उसको रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सवाल ये था ही नहीं कि हादसा क्या था, सवाल ये था कि आखिर हादसा हुआ क्यों। और ये देश के इतिहास में जो विमान हादसे हैं उसमें सबसे बड़े हादसों में से एक रहा है। ये बहुत गहरे जख्म देके गया है, ये बहुत पीड़ादायक है। इस हादसे से हमने क्या सबक लिया, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।